Hello students. So today I'm going to start class 12th physics chapter number 11th which is dual nature of matter and radiation. तो स्टूडेंट्स आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो लाइट होती है उसके ड्यूल नेचर होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे फेनोमिना होते हैं जो हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लाइट का वेव नेचर कंसीडर करें, और कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं वो हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं उन फेनोमिना को जब हम लाइट का पार्टिकल नेचर लेके चलें। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ा होगा कि जो लाइट होती है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब देखिए, सो लाइट को ही हम क्या बोलते हैं? लाइट इज नथिंग बट रेडिएशन। लाइट हमारी एक रेडिएशन होती है, यानी कि एनर्जी होती है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइट का पार्टिकल नेचर, लेकिन जो लाइट होती है उसके दोनों नेचर होते हैं। एक तो लाइट का वेव नेचर होता है और एक लाइट का होता है पार्टिकल नेचर। सो रेडिएशन के दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। सो वो फेनोमिना जो लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, उन फेनोमिना के नाम है, फर्स्ट इज द इंटरफेरेंस। फर्स्ट इज योर इंटरफेरेंस। सेकेंड फेनोमिना इज योर डिफ्रैक्शन। Second is your diffraction, and third phenomena which explains the wave nature of light is polarization. ये तीन ऐसे फेनोमिना हैं जो लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं कि जो लाइट होती है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और इन फेनोमिना को आप चैप्टर नंबर 10th में स्टडी करोगे फिजिक्स में ही, जो कि आपका वेव ऑप्टिक्स है। सो वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे कि जो लाइट होती है वो इंटरफेरेंस शो करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है और पोलराइजेशन शो करती है। और स्टूडेंट्स, ये जो फेनोमिना है इंटरफेरेंस, ये फेनोमिना ओनली वेव्स शो करती हैं। अगर मेरे पास कोई साउंड वेव होगी या लाइट वेव होगी, सो वेव्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो वेव्स होती है वो इंटरफेरेंस शो करती है। सो इसका मतलब कुछ ऐसे फेनोमिना होते हैं जो लाइट का वेव नेचर लेके हम एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ ऐसे फेनोमिना भी होते हैं जो लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा यहाँ पे पार्टिकल नेचर की मैं बात करता हूँ। सो लाइट का एक पार्टिकल नेचर भी होता है, और ये जो लाइट का पार्टिकल नेचर है, कुछ ऐसे फेनोमिना थे जो वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे फर्स्ट फेनोमिना इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक ऐसा फेनोमिना था जो लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसीलिए हमने यहाँ पे लाइट का पार्टिकल नेचर कंसिडर किया था। सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये इफेक्ट अब हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन जो भी है। सेकंड जो था वो कॉम्पटन इफेक्ट था। सो कॉम्पटन इफेक्ट में भी लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया था, कॉम्पटन इफेक्ट। और एक आपका जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो वन इज योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो बस यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि जो लाइट होती है, यानी कि जो आपकी रेडिएशन होती है, सो लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। सो कुछ ऐसे फेनोमिना होते हैं जो लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन करता है, और कुछ ऐसे फेनोमिना होते हैं जो लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है। सो पार्टिकल नेचर कौन कौन से फेनोमिना एक्सप्लेन करते हैं? वन इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अदर इज द कॉम्पटन इफेक्ट, एंड थर्ड इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और वो फेनोमिना जो लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन करते हैं, दोज फिनोमिनाज आर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। लेकिन इस चैप्टर में हम लाइट का पार्टिकल नेचर यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिटेल स्टडी करेंगे, उसका पूरा सेटअप समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या क्या थी, क्या क्या कंक्लूजन निकला, और कैसे यहाँ पे वेव थ्योरी फेल हो गई थी इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले हम एक टर्म को समझते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब देखिए, आप सभी को पता है जो मेटल्स होते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मेटल्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो ये आप सबने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो मेटल होता है, मेटल के पास क्या होते हैं? मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो जैसे मान के चलिए, सो ये हमारा एक मेटल का सरफेस है। सो दिस इज अ मेटल सरफेस, और आप सभी को पता है कि मेटल्स के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जिनको आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हो। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। एक एग्जांपल से समझते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो, मेटल में बोलने को तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री होते हैं। अब फ्री का मतलब ये होता है
कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस मेटल में कहीं पे भी घूम सकते हैं, यानी दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल सरफेस, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, जो मेटल होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल सरफेस, यानी मेटल के अंदर तो ये फ्री है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटल के सरफेस से एस्केप यानी कि निकल नहीं सकते अपने आप। ठीक है, सो क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर बाई चांस, अब मान के चलो कि एक इलेक्ट्रॉन जो मेटल के सरफेस पे है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एस्केप हो जाता है, निकल जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सो वो पॉजिटिव क्या करेगा, उस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी वो उसको जाने नहीं देगा। या आप ऐसे समझ सकते हो, ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द आयंस ऑन द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इनसाइड द मेटल सरफेस। तो जो पॉजिटिव आयन है उनका एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के सरफेस को अपने आप एस्केप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम मेटल के सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी तरीके से हमें इस मेटल को एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा और फिर इस मेटल सरफेस से वो एस्केप हो जाएगा। ओके, सो अब समझते हैं हम वर्क फंक्शन क्या होता है। देखो, सो वर्क फंक्शन इज योर द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, यानी कि वो कम से कम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल के सरफेस से निकलने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब हर मेटल का अपना खुद का एक वर्क फंक्शन होता है। सोडियम का अलग वर्क फंक्शन होता है, सीजियम का अलग होता है, प्लेटिनम का अलग होता है, यानी एवरी मेटल हैज सर्टेन वर्क फंक्शन विच टोटली डिपेंड्स अपॉन द मेटल। तो ये मेटल टू मेटल डिपेंड करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए एस्केप होने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो वर्क फंक्शन होता है बेसिकली ये एनर्जी होती है। तो आप सभी को पता है कि एनर्जी की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है, लेकिन एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एनर्जी की जो यूनिट लेके चलेंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके चलेंगे। एटॉमिक फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके चलते हैं, लेकिन जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे जो यूनिट होती है वो आपकी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी कि एमईवी होती है। सो एक बात और ध्यान रखना, एटॉमिक फिजिक्स में तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके चलेंगे और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम यूनिट क्या कंसीडर करेंगे, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। चलो इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। मान के चलो आपके पास कोई दो पॉइंट है, सो दिस इज योर ए पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट। ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। सो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब हम एक इलेक्ट्रॉन को, अब क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बी से ए तक जा सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज मूव। अगर कहीं किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उसी की वजह से जो हमारा चार्ज होता है वो मूव करता है। तो यहाँ पे मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन है जो बी से ए मूव कर रहा है। तो आप सभी को पता है कि अगर इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। कितना वर्क हुआ है? वर्क इज नथिंग बट योर पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। सो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल इज योर 1 वोल्ट। और चार्ज क्या है? चार्ज इज नथिंग बट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका मतलब यहाँ पे कितना वर्क हुआ है उस इलेक्ट्रॉन पे? सो द वर्क इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। दिस इज योर वोल्ट, दिस इज योर कूलम, यानी दिस इज जूल, यानी इतना वर्क हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड योर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी gained by the electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव कराने में जितना हम वर्क करते हैं या जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है इस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करने के लिए, दैट इज योर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड योर जूल। सो आई थिंक आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ आ गया होगा। बस आपको ये फॉर्मूला, मतलब ये आपको वैल्यू याद रखनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू
दिस मच जूल। तो चलिए पीछे जाते हैं। सो आई थिंक आपको ये दोनों टर्म क्लियर हो गई कि वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी चाहिए, दैट इज योर वर्क फंक्शन। और उस वर्क फंक्शन को मेजर हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में जितना वर्क किया जाता है या फिर जितनी एनर्जी उसे मिलती है। क्योंकि जब भी किसी सिस्टम पे वर्क होता है तो उसकी आपको पता है वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी जो गेन करी है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, दैट इज योर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए आपको यहाँ पे एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा, एक टेबल दिखाई दे रही होगी। इस टेबल में आपको डिफरेंट मेटल दिखाई दे रहे होंगे, उनका वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखाई दे रहा होगा। सो आप देख सकते हो जो सीजियम है, सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। यानी कि सीजियम मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सबसे कम एनर्जी देनी होगी। लेकिन आप देख सकते हो उसके बाद पोटेशियम की थोड़ी ज़्यादा है, फिर सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद इसी तरीके से आपका एल्युमिनियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, यहाँ लेड है आपका, निकल हो गया और लास्ट में आपका प्लेटिनम, पीटी दिख रहा होगा। सो प्लेटिनम का जो वर्क फंक्शन है वो सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स in order to remove the electron from the surface of platinum metal we have to supply a lot of energy। तो सरफेस प्लेटिनम जो है उसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होता है, सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। यानी एवरी मेटल हैज सर्टेन वर्क फंक्शन, ये उस मेटल की प्रॉपर्टी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब होता है फोटोन्स यानी लाइट, आप लाइट समझ लो। यानी लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है ना, लाइट फॉल करा के किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने को, इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अच्छा अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालना है, सो मान के चलिए ये आपका एक मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस के अंदर आपको पता है मेटल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मुझे मेटल के सरफेस से इन इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितना इसका वर्क फंक्शन होगा, ये हमने समझ लिया। कितनी एनर्जी देनी होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जितना इस मेटल का वर्क फंक्शन होगा, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी गिवन टू दिस मेटल। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन 3 टाइप के होते हैं, यानी मैं इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को 3 तरीके से निकाल सकता हूँ। सो इलेक्ट्रॉन एमिशन का जो प्रोसेस होता है वो 3 तरीके से होता है। सबसे पहला जो होता है आपका दैट इज योर थर्मल एमिशन। थर्मल एमिशन का मतलब क्या होता है, इस मेटल के सरफेस को हीट करके हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सेकंड आपका जो होता है वो आपका होता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब क्या होता है, फील्ड एमिशन में हम क्या काम करते हैं, इस मेटल के सरफेस के अक्रॉस हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यानी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से एस्केप हो जाते हैं। और तीसरा तरीका होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो थर्ड इज अवर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है, हम इस मेटल के सरफेस में लाइट को फॉल कराते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लाइट को यहाँ पे फॉल कराया मेटल के सरफेस में और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है, किसी भी मेटल के सरफेस पे हम रेडिएशन को यानी लाइट को फॉल कराते हैं और लाइट के फॉल होने के बाद वहां मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें होगा क्या, आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो चलिए देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। सो ये वो फेनोमिना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस एमिट होते हैं, यानी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के फेनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। व्हेन रेडिएशन, यानी रेडिएशन मतलब लाइट, व्हेन रेडिएशन ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, यानी कि जब मेटल के सरफेस पे हम रेडिएशन को फॉल कराते हैं। अब आप सभी को पता है कि अगर मैं मेटल के सरफेस पे रेडिएशन को फॉल करा रहा हूं तो रेडिएशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक वेव को एक्सप्लेन करती है, किसी रेडिएशन को एक्सप्लेन करती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो रेडिएशन हम मेटल के सरफेस पे गिरा रहे हैं उस रेडिएशन की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी जब ये इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे। ये सारी चीजें, ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब अभी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये एक फेनोमिना होता है
जिसमें जब हम रेडिएशंस को फॉल कराते हैं किसी मेटल के सरफेस पे तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और जो लाइट हम फॉल करा रहे हैं उस लाइट की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कम से कम एक सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी की। उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट से वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, यानी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होनी चाहिए कि कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट तो गिरानी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी लाइट गिरा दो, चाहे आप डिम लाइट गिरा दो, चाहे रेड लाइट गिरा दो, चाहे येलो गिरा दो, तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। वो चीजें अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अच्छा, तो सबसे पहले आप इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझिए। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे आपका कैथोड है। सो सी इज योर कैथोड, सी आपका कैथोड है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और ए जो आपको दिख रहा है, ए इज योर एनोड। एनोड यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा। यू कैन से एनोड इज नथिंग बट योर कलेक्टर विच कैन कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये यहाँ पे एक सोर्स है एस, एस इज द सोर्स ऑफ लाइट, यानी जहां से लाइट निकल रही है, एस इज द सोर्स ऑफ लाइट। और यहाँ पे एक क्वार्ट्ज की विंडो लगा रखी है जो ट्रांसपेरेंट होती है लाइट के लिए, यानी लाइट इससे एंटर कर सकती है। और आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो आपकी कैथोड है, कैथोड आपका क्या है, कैथोड इज अ फोटो सेंसिटिव मेटल। जो आपका कैथोड है वो आपका एक फोटो सेंसिटिव मतलब जो लाइट के लिए सेंसिटिव हो, फोटो सेंसिटिव मेटल है। जैसे सर्टेन मेटल होते हैं जिन पे लाइट गिराते हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, सो दे आर फोटो सेंसिटिव, दे आर सेंसिटिव टू रेडिएशन, यानी रेडिएशन जैसी आएगी तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ओके, सो आपका जो सी है यानी कि जो कैथोड है वो एक मेटल की प्लेट है विच इज फोटो सेंसिटिव। इसी तरीके से जो आपका ए है, ए यानी कि जो आपका एनोड है, एनोड भी आपका एक मेटल की प्लेट है जो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगी। किन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से एमिट होंगे यानी कैथोड से निकलेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि सी जो है, यहाँ एस जो सोर्स है हमारा, इस सोर्स से यहाँ पे रेडिएशन को फॉल कराया, और जैसे ही रेडिएशन इस मेटल के सरफेस पे गिरती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स को कौन कलेक्ट करता है, हमारा यहाँ पे एनोड यानी कि जो हमारा कलेक्टर है। और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो करते हैं सर्किट में, जिससे हमें यहाँ पे जो आपका यहाँ पे माइक्रो एमीटर दिख रहा है, इसमें हमें करंट दिखता है। सो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को तो हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। यानी सर्किट में हमें करंट की वैल्यू पता लग जाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से। और ये यहाँ पे एक बैटरी है, जो बैटरी का सेटअप है वो इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पे जो आपका एनोड है उसको सर्टेन पोटेंशियल दे सकें। आप सभी को पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को मुझे सीधा भगाना है तो सामने पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यानी ये जो आपका एनोड है, इट इज नथिंग बट योर पोटेंशियल, ये एक पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। अगर एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा। अगर एनोड पे मैं नेगेटिव पोटेंशियल लगा दूं तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव होता है, और एनोड पे भी अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं सो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने नहीं देगा। तो ये सभी हम समझेंगे अभी कि पोटेंशियल चेंज करने से करंट में क्या चेंजेस आते हैं, सब अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं डिपेंडेंस, इंटेंसिटी का डिपेंडेंस देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी। तो अब देखिए, तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपका सेटअप है, ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये ऐसे एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से एक रेडिएशन को फॉल कराया है। जैसे यहाँ पे रेडिएशन को फॉल कराया है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो एनोड है यानी कि जो कलेक्टर है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, और फाइनली फिर हमें यहाँ पे सर्किट में करंट मिलेगा, और उस करंट को मेजर कौन करेगा, ये आपका माइक्रो एमीटर करेगा। ओके, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मैं ये जो सोर्स है लाइट का, जहां से रेडिएशन आ रही है, अगर मैं इस रेडिएशन की यानी इस लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करता हूं या बढ़ाता हूं या घटाता हूं, तो इंटेंसिटी को चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज आता है। यानी कि ये जो आपका यहाँ पे माइक्रोमीटर लग रहा है, इस माइक्रोमीटर में क्या वैल्यू आती है, यानी करंट आपका बढ़ेगा या कम होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटेंसिटी बढ़ाने से, यानी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा या घटेगा, यानी उसका वेरिएशन कैसा होता है। तो देखो आप समझ सकते हो इस चीज को, मैं आपको बताता हूं। देखो इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट की ब्राइटनेस, इंटेंसिटी मतलब चमक होता है, ब्राइटनेस होता है। जैसे एक तो आपकी लाइट है डिम, एक तो आपकी डिम लाइट है, सो वन इज वर डिम लाइट।
एक तो आप उस मेटल के सरफेस पे डिम लाइट को फॉल करा रहे हो, एक आपकी ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट। सो आप कहोगे कि जो ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, ब्राइट लाइट की इंटेंसिटी तो ज़्यादा होती है। सो इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो आपकी मोर होती है। और जो आपकी डिम लाइट है, डिम लाइट की जो आपकी इंटेंसिटी होती है, डिम लाइट की इंटेंसिटी आपकी कम होती है। सो आप इंटेंसिटी को ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप मेटल की सरफेस पे रेड लाइट को यानी डिम रेड लाइट को फॉल करा रहे हो तो वो आपकी लो इंटेंसिटी वाली है, और अगर आप ब्राइट लाइट को फॉल करा रहे हो जिसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, सो उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप देखो तो ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, सो एक्स एक्सिस पे क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वाई एक्सिस पे क्या है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से आप देख सकते हो क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे हमारा इंटेंसिटी बढ़ रही है लाइट की, वैसे वैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। ये हमें कैसे पता चला है, आप ऐसे समझ सकते हो, जब आपकी इंटेंसिटी यहाँ पे 10 थी तो आपका करंट भी कितना था, 10 था, दिस पॉइंट। फिर आपकी इंटेंसिटी 20 हो गई, फिर आपका करंट भी कितना हो गया, 20 हो गया। इंटेंसिटी 30 हो गई, करंट भी 30 हो गया। सो दिस ग्राफ इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, मैं शॉर्ट में करंट लिख रहा हूँ, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी के, लाइट की। यानी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी सर्किट में बढ़ेगा। अब इसको समझे कैसे, देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या बताया था मैंने, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है लाइट की चमक बढ़ाना, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो लाइट के आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाना। आप ऐसे समझ सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इस चीज को। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। जैसे ये मेरा एक मेटल का सरफेस है, सो दिस इज माय मेटल सरफेस। पहले जब यहाँ पे लाइट फॉल करा रहा था मैं, सो पहले ये जो आपकी लाइट आ रही थी, सो दिस इज योर डिम लाइट, मान के चलो पहले डिम लाइट आ रही थी। सो डिम लाइट का मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे 4 पार्टिकल आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं लाइट के, इन पार्टिकल्स का नाम फोटोन है, ये मैं अभी हमें समझ आएगा, चलो मैं फोटोन ही नाम रख देता हूँ। तो जब मेरी लाइट की इंटेंसिटी कम थी, सो लेट अस टेक यहाँ पे 4 फोटोन्स, जो लाइट है उसके 4 फोटोन्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि यहां पे नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो गए। अब आप देख सकते हो यहां पे नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो गए, यानी मान के चलो इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट के अब 10 फोटोन फॉल कर रहे हैं मेटल की सरफेस पे। तो जब लाइट की इंटेंसिटी कम थी, यानी जब 4 फोटोन आ रहे थे, तो आप समझो यहां पे कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। जब आपके 10 फोटोन आ रहे हैं तो 10 फोटोन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर आपने और इंटेंसिटी बढ़ा दी, यानी आपने 50 फोटोन्स, अगर आप 50 फोटोन्स को गिरा रहे हो मेटल के सरफेस पे, तो 50 फोटोन क्या काम करेंगे, 50 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अगर आप 100 फोटोन गिरा रहे हो तो 100 फोटोन क्या काम करेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, आप नंबर ऑफ फोटोन्स दैट आर फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस पर यूनिट एरिया, आप उनको बढ़ा रहे हो, यानी ज्यादा फोटोन्स को आप गिरा रहे हो। और जितने ज्यादा फोटोन्स मेटल की सरफेस पे गिरेंगे तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे। सीधी सी बात है, एक फोटोन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, 2 फोटोन आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, 100 फोटोन्स आएंगे तो 100 फोटोन क्या करेंगे, बारी बारी एक एक करके, मतलब 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, होगा क्या उससे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड पे जाके कलेक्ट होंगे। और आप सभी को पता है कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो सर्किट में हमारा करंट बढ़ेगा। सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारा जो करंट होता है वो हमारा इंक्रीज होता है सर्किट में। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी हमारी क्या काम करती है, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करती है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइट की इंक्रीज करती है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो ज्यादा करंट आएगा सर्किट में। ओके, सो मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि जो फोटोन्स एमिट हो रहे हैं हर सेकंड में वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होंगे। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा फोटोन्स निकलेंगे। चलिए अब हम अगला देखते हैं, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो अब हम वेरिएशन किसका देखेंगे, ये जो आपका पोटेंशियल है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था,
कि ये जो आपका एनोड है, इस एनोड को हम नेगेटिव पोटेंशियल भी दे सकते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल भी दे सकते हैं। यानी इसका कनेक्शन हम बैटरी से अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कम्यूटेटर का अरेंजमेंट। ये जो कम्यूटेटर होता है ये पोटेंशियल को चेंज करने का काम करता है। यानी एनोड का पोटेंशियल मैं पॉजिटिव भी कर सकता हूँ और एनोड का पोटेंशियल मैं नेगेटिव भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। जब मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं यहाँ कनेक्शन चेंज कर दूंगा, और जब मुझे नेगेटिव करना है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ कनेक्शन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब मैं एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव करता हूं और उसे बढ़ाता हूं, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल में इंक्रीज करता हूं, तो उससे क्या होगा। तो चलो थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस चीज को आप इजीली समझ सकते हो कि अगर मैं इस एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल देता हूं, तो आप सभी को पता है कि अगर यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा देता हूं, फॉर एग्जांपल पहले यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल जो था, चलो एक स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ इस प्रोसेस को, ये हो क्या रहा है। ये आपको अभी ज़्यादा क्लियरिटी होगी जब मैं थोड़ा आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये आपका यहाँ पे है कलेक्टर, आपका सॉरी कैथोड। सो दिस इज योर कैथोड, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। सो दिस इज योर कैथोड, और यहाँ पे आपका कौन है, एनोड। सो हेयर इज योर एनोड। एनोड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना, ठीक है, ये आपका एनोड हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस जगह से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब हम क्या काम कर रहे हैं कि ये जो एनोड है इसके पोटेंशियल को सबसे पहले मैंने पॉजिटिव कर दिया। इसका पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्या करेगा, इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को, अब ये इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है आपको पता है, नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके एक्सेलरेट करेंगे, यानी भागेंगे, है ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर दो। इंक्रीज करने से क्या होगा, अच्छा ऐसे मान के चलो कि ये जो कैथोड है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होती है। यानी मान के चलो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन जो निकला, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेट अस टेक 100 जूल है। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो निकला, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो यहाँ पे 400 जूल है, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला उसकी एनर्जी केवल यहाँ पे 60 जूल है। यानी जब भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट होती है। अब एनोड पे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है कितना, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है कि यहाँ पे आपका पोटेंशियल है, सो लेट अस टेक कि यहाँ का पोटेंशियल 50 है, एक वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 50, किसमें, पॉजिटिव 50 पोटेंशियल है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे अब इस पोटेंशियल से क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था जिसकी एनर्जी 400 थी, आप देख सकते हो इन तीनों इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, बीच वाले की है। तो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 400 थी यानी ज्यादा थी, वो इलेक्ट्रॉन तो आसानी से पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी पहले ही ज्यादा है और 50 पोटेंशियल ने उसको खींच लिया। लेकिन ये जो 50 पोटेंशियल है ये इस 100 वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पा रहा है, क्यों, क्योंकि इस 100 जूल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन रास्ते में रुक जाएगा, मान के चलो यहां तक आएगा ये। सो इसको ऐसे समझो आप, ये इलेक्ट्रॉन यहां तक आएगा लेकिन आगे नहीं पहुंच पाएगा, क्यों, क्योंकि बैटरी का जो पोटेंशियल है जो 50 है वो इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पा रहा है। 400 वाले को तो खींच लिया क्योंकि वो तो पहले ही तेज आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इस बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज कर देंगे। तो अब हमने क्या काम करा, 50 से इसको 70 कर दिया पॉजिटिव में। तो अब हमने क्या देखा कि ये जो 100 जूल वाला इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ा दिया, एनर्जी बढ़ा दी बैटरी की, है ना। अच्छा, लेकिन अभी हमने देखा कि जो 60 जूल वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी तो एनर्जी अभी और कम है, तो ये 70 पोटेंशियल इसको नहीं खींच पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा देंगे। तो हमने क्या काम करा है, पोटेंशियल 70 से 100 कर दिया। अब हमने देखा कि 60 वाला भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहां से आपको क्या समझ आ रहा है कि पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड का बढ़ाने से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कलेक्ट हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। जितना ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल आप बढ़ाओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके कलेक्ट होंगे। अब मान के चलो एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा था जिसकी एनर्जी आपकी 20 है, बहुत ही स्लो आ रहा था। तो यहां जो पोटेंशियल 100 है अब वो नहीं खींच पा रहा इसको, तो हमने पोटेंशियल और बढ़ा दिया। अब हमने पोटेंशियल यहाँ पे 120 कर दिया, तो अब इस पोटेंशियल ने क्या काम करा, इसको भी खींच लिया। लेकिन एक लिमिट होती है ना पोटेंशियल बढ़ाने की। अब जैसे मैंने पोटेंशियल करा 140, तो अब मैंने देखा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स खिंच गए। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। इसका मतलब जब मेरा पोटेंशियल 140 हो गया, एक एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको, यानी इस पॉइंट पे ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड आर कलेक्टेड टुवर्ड्स द एनोड। यानी अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, चाहे उसकी स्पीड कितनी भी कम हो, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड पे आके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, जिससे आपका जो करंट होगा वो आपका अब यहाँ पे सैचुरेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
पहले जब 5 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे थे तो करंट कम था, फिर 10 इलेक्ट्रॉन आके अट्रैक्ट हो गए तो करंट बढ़ा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे थे तो करंट बढ़ता जा रहा था। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही पोटेंशियल 140 हुआ, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे आके अट्रैक्ट हो गए, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। इसका मतलब अब सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम पहुंच गया, वो सैचुरेट हो गया। इससे ज्यादा करंट अब सर्किट में नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि करंट कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि पॉजिटिव पोटेंशियल मैंने इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल रहे थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड से अट्रैक्ट हो गए, चाहे कोई कितना ही स्लो इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, जिसकी वजह से करंट मैक्सिमम पहुंच गया है। यानी अब इससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ सकता है। तो यहां पे करंट सैचुरेट हो गया है और इसी करंट को हम बोलते हैं यहां पे सैचुरेटेड करंट। सो आपको यहां पे एक टर्म समझ आई होगी। सो कौन सी टर्म है वो? सो दिस करंट इज नथिंग बट योर सैचुरेशन करंट। तो इसी करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो आपको कोई बोलेगा कि सैचुरेशन करंट क्या होता है, तो आप कहोगे सैचुरेशन करंट वो करंट होता है जिस टाइम हमारा एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल उतना होता है कि जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है। सो एक सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल पे जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी के सभी वहां पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सर्किट में करंट आपका सैचुरेट हो जाएगा। अब इससे ज्यादा करंट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ये तो बात थी पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने की। अच्छा, अब मान के चलिए मैं एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव करता हूं, उससे देखो क्या होगा। तो अगेन यहाँ पे ये मेरा कौन है? सो ये मेरा यहाँ पे कैथोड है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरा क्या है? दूसरी तरफ मेरा एनोड है। अभी इंपॉर्टेंट चीज है समझना। अब मैंने यहाँ पे क्या कम करा है? मैंने यहाँ पे एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिव ले लिया है। सो नाउ द पोटेंशियल ऑफ एनोड इज नेगेटिव। अब एनोड का पोटेंशियल क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब आप सभी को पता है नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो जैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रोकेगा। लेकिन मान के चलिए फिर से 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा 500 जूल, 500। इसकी एनर्जी थोड़ी कम, लेट अस टेक 300। इसकी एनर्जी और भी कम, लेट अस टेक 100। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस कैथोड से, एक तो 500 वाला, एक 300 वाला, एक 100 एनर्जी वाला। अब यहां नेगेटिव पोटेंशियल है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी 500 है, सबसे ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन तो आसानी से यहां पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, चाहे या नेगेटिव हो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा हो, लेकिन इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है जो ओवरकम कर देगी इस रिपल्शन को और ये फाइनली पहुंच जाएगा। लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 300 है, इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है जो इस नेगेटिव पोटेंशियल को रोक सके। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां तक आएगा और फाइनली आपका स्टॉप हो जाएगा। और इसकी एनर्जी तो और भी कम है, तो ये थोड़ी सी दूर में आके रुक जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? अब आपका जो करंट है सर्किट में वो आपका डिक्रीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि करंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। और जैसे ही मैंने एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव किया तो यहाँ पे तो खाली 1-2 इलेक्ट्रॉन ये जो आके अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? करंट कम हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो चार्ज कैरियर कम होंगे, चार्ज कैरियर कम होंगे तो करंट कम होगा। अब मान के चलिए मैं नेगेटिव पोटेंशियल और कम कर रहा हूं, मतलब नेगेटिव और बढ़ा रहा हूं। अब ध्यान से समझना, अब मैंने क्या काम करा? जो नेगेटिव पोटेंशियल है मैं उसे और इंक्रीज कर रहा हूं, नेगेटिव पोटेंशियल को मैं बढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा के समझाया था, अब मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं। अब सीधी सी बात है, जब मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन 500 एनर्जी वाला आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? हमारा फाइनली रुक जाएगा। ठीक है। अब मान के चलिए कि एक और ऐसा इलेक्ट्रॉन था जो और ज्यादा एनर्जी वाला था। फॉर एग्जाम्पल एक और ऐसा इलेक्ट्रॉन था जिसकी एनर्जी 700 थी, एक इलेक्ट्रॉन वो भी था जिसकी एनर्जी 1000 थी, और एक इलेक्ट्रॉन वो भी था जिसकी एनर्जी 500 थी। तो जैसे ही मैंने एनोड के पोटेंशियल को बढ़ाया तो 500 वाला तो रुक गया, लेकिन जिसकी एनर्जी 700 है वो भी पहुंच गया, जिसकी एनर्जी 1000 है वो भी पहुंच गया। लेकिन अब मैंने क्या काम करा? फिर एनोड के नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा दिया। तो नेगेटिव बढ़ाऊंगा तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। अब मैंने देखा कि जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 700 थी वो इलेक्ट्रॉन भी अब नहीं पहुंच पाएगा एनोड तक, और जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1000 थी वो तो पहुंच गया। अब याद रखना 1000 से ज्यादा किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। 1000 इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब आपने क्या काम करा? एनोड के पोटेंशियल को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया।
अब आपने देखा कि एनोड के पोटेंशियल को जब मैंने इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया, जिससे क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी 1000 थी वो भी फाइनली आपका रुक गया, वो इलेक्ट्रॉन भी आपका फाइनली क्या हो गया, रुक गया। इसका मतलब अब सर्किट में अब आपके एनोड की तरफ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके रुक गए हैं। इट मींस क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं पहुंचेंगे एनोड तक तो बिना इलेक्ट्रॉन्स के सर्किट में क्या होगा, करंट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब अब आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका सर्किट में जीरो हो जाएगा, और इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं यहाँ पे कट ऑफ पोटेंशियल। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। सो इसके दो नाम होते हैं, आइदर यू कैन से, मैं लिख देता हूं। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा या करंट को जीरो कर देगा, दिस इज योर कट ऑफ पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल का नाम क्या होता है, इस पोटेंशियल का नाम होता है आपका कट ऑफ पोटेंशियल, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, ये आपका कहलाता है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम से पता चल रहा है, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि वो पोटेंशियल जो सबसे तेज यानी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक देगा, डेट इज कॉल्ड योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका कैसा पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जो क्या काम करता है, जो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक देगा। दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं वी नॉट से। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, वी नॉट से। सो वी नॉट आपको जहां भी दिखेगा आप समझ जाना, दिस इज योर कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा, और फिर मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से आपका जो करंट है वो लगातार इंक्रीज होगा, और एक सर्टेन पोटेंशियल पे, एक सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल पे आपका करंट सैचुरेट हो जाएगा, यानी उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल में क्या होगा, आपका करंट लगातार डिक्रीज होगा, और एक सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल पे आके आपका करंट फाइनली रुक जाएगा। अब देखो थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपका जो माइनस वी नॉट है, दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, और आप देख सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आपका जो करंट है वो जीरो हो गया। आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे क्या है, आपका वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, यानी फोटो करंट है, यानी जैसे ही मैं पोटेंशियल कम कर रहा हूं वैसे ही मेरा जो करंट है देखो वो कम हो रहा है, और जैसे ही मेरा पोटेंशियल माइनस वी नॉट हुआ, इस पोटेंशियल पे हमारा जो करंट है वो जीरो हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है इंटेंसिटी का। देखो अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है? तो देखो यहाँ पे अगर लाइट की इंटेंसिटी I1 है तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही है। मान के चलो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे 50 है, लेट अस टेक -50। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, -50। तो पहले आपने लाइट की इंटेंसिटी I1, लाइट की इंटेंसिटी पहले थी 10, एक एग्जांपल लेते हैं, पहले लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी, 10 थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका कितना था, -50। फिर आपने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, 10 से कितना कर दिया, 20 कर दिया, तो इंटेंसिटी यानी I2 आपका कितना हो गया, 20 हो गया। तो जब आपने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो आपने देखा इंटेंसिटी बढ़ाई तब भी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, सर -50 सेम है। फिर आपने लाइट की इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया, यानी और ब्राइट लाइट को फॉल करा दिया, पहले डिम लाइट थी फिर आपकी ब्राइट लाइट हुई और ब्राइट लाइट हुई, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से अब आप देख रहे हो कि आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अगेन आपका सेम रहा, -50। इसका मतलब जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका इंडिपेंडेंट है लाइट की इंटेंसिटी के, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका रीजन समझते हैं कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से भी स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। देखो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसको ऐसे समझना, लाइट की इंटेंसिटी जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वो प्लेट थी, मेरे पास कैथोड की प्लेट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर कैथोड की प्लेट है ना। यहाँ पे पहले एक लाइट आ रही थी जिसकी इंटेंसिटी थी I1, पहले यहाँ पे लाइट आ रही थी जिसकी इंटेंसिटी थी I1। तो जब लाइट की इंटेंसिटी I1 थी, सो लेट अस टेक यहाँ पे 4 फोटोन्स, यहाँ पे मेटल के सरफेस पे 4 फोटोन गिर रहे थे। कितने फोटोन, 4 फोटोन गिर रहे थे। अब 4 फोटोन गिरेंगे तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब आपने लाइट की इंटेंसिटी को कितना कर दिया, इंटेंसिटी को आपने I2 कर दिया। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, ज़्यादा फोटोन गिरेंगे,
सो लेट अस टेक, अब 10 फोटोन गिर रहे हैं मेटल के सरफेस पे, कितने 10 फोटोन फॉल कर रहे हैं। जब 10 फोटोन गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन में कितने निकलेंगे, आपके 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन चाहे आपके 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, चाहे आपके 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ रही है। आपको याद हो तो उस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, वो कितनी एनर्जी वाला था, 1000 एनर्जी वाला था। चाहे वहां 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, चाहे आपके 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, लेकिन एनर्जी जो निकलेगी इलेक्ट्रॉन की वो आपकी 1000 ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। मतलब पहले इंटेंसिटी कम थी तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन और निकल गए, इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन और निकल गए। एक और इलेक्ट्रॉन निकला जिसकी यहाँ पे मान के चलो एनर्जी है 600, और एक और इलेक्ट्रॉन निकला जिसकी एनर्जी है यहाँ पे 800। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती है। और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपको पता है वो एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पोटेंशियल पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं, चाहे एनर्जी 1000 क्यों ना हो। यानी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा थी, कितनी थी, 1000, इसको भी रोक दिया था इस पोटेंशियल ने। तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, यानी पहले 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, मतलब 1000 से ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। फिर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, लेकिन फिर दोबारा से वही इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जिनकी एनर्जी 1000 या 1000 से कम है। इसका मतलब इंटेंसिटी से स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इंडिपेंडेंट है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका चेंज नहीं हो रहा है इंटेंसिटी को चेंज करने से। सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट ए। तो वो जो हमारी प्लेट ए थी, वो नेगेटिव पोटेंशियल जो हम उस प्लेट ए को प्रोवाइड करें, फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स। तो जिस पोटेंशियल से फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स हो जाए या जीरो हो जाए, उसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या होता है, वो पोटेंशियल, वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो कर दे। शायद आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल माइनस करते जा रहे हैं, यहाँ इस एनोड का पोटेंशियल जैसे जैसे नेगेटिव हम बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे रुक रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। सो कट ऑफ पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पोटेंशियल पे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं, यानी आपके एनोड तक नहीं पहुंच पाते हैं। So this is called your stopping potential. For a given frequency of radiation, the stopping potential is independent of intensity. यानी जो आपका stopping potential होता है वो आपकी intensity पे depend नहीं करता है। चाहे आप लाइट की इंटेंसिटी कितनी ही बढ़ा लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ती है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है एनर्जी पे। अच्छा, अब एक और फॉर्मूला जो मैं आपको बताना चाह रहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो मैंने आपको बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एनोड है, इस एनोड पे मैंने जो पोटेंशियल दे रखा है नेगेटिव दे रखा है, और कितना दे रखा है मैंने, वी नॉट, यानी दैट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल है जिसने सारे इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन था, आपको याद हो तो, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, उसकी एनर्जी थी 1000। और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देगा, रोक देगा, यानी सबसे तेज इलेक्ट्रॉन को भी जो रोक देगा वही हमारा क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ये भी आपको समझ आ गया। तो इसको अब हम एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं। देखो, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है यानी इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो इसकी एनर्जी कौन सी होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। आपको पता है 1000 एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, 700 एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, 600 वाला भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यानी डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज वाले इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी 1000 है, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और इस इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। इस इलेक्ट्रॉन को किसने रोक दिया, इस बैटरी के पोटेंशियल ने, विच इज कॉल्ड वी नॉट। तो इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, वी नॉट। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको पता है चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या होता है, वर्क होता है। सो दिस वर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के ई मैक्स। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को मुझे रोकना है तो कितना मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा,
इस फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं इस फॉर्मूले को एक बार दोबारा लिख देता हूँ। सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वो कितनी होगी, EV नॉट के इक्वल, EV नॉट। सो दिस इज योर फॉर्मूला। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो वहां से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो वहां से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, E आपको पता ही होता है, E इज योर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो E की वैल्यू आप डाल दोगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप डाल दोगे और यहां से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। और ये फॉर्मूला कैसे बना, मैंने आपको बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी यानी 1000 थी, उसे किसने रोक दिया, उसे सामने से इस बैटरी ने रोक दिया, यानी इस एनोड के पोटेंशियल ने रोक दिया। यानी इसने यहाँ पे वर्क किया है, इस एनोड के पोटेंशियल ने यहाँ पे वर्क किया है, यानी काम किया है। कितना वर्क किया है, जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा था, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की थी यानी 1000 थी ना, तो इस एनोड के पोटेंशियल ने भी उतना ही काम किया है। कितना, 1000 किया है। एक बार जल्दी से इसको थोड़ा डिटेल में समझो। देखो मैंने आपको अभी बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से सबसे तेज, उसकी एनर्जी कितनी है, 1000। अब आपको पता है कि अगर यहाँ से 1000 जूल एनर्जी आ रही है तो दूसरी तरफ से भी कितना काम होना चाहिए इसको रोकने के लिए, दूसरी तरफ से भी 1000 जूल इतना काम होना चाहिए, इतना वर्क होना चाहिए। और वो वर्क कौन कर रहा है सामने से, वो वर्क आपका यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कर रहा है विच इज योर V नॉट। तो V नॉट को अगर मैं E से मल्टीप्लाई कर दूं, E मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सो EV नॉट यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या देगा, मुझे वर्क देगा। तो कितना वर्क होना चाहिए यहाँ पे, 1000 जूल, जो क्या काम करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रोक देगा जिसकी एनर्जी कितनी है, 1000। तो इसकी एनर्जी मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। सो दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो KE मैक्स इक्वल टू EV नॉट। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ऑब्जर्वेशन है उसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।